हाँ जी। सो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एंजाइना पढ़ रहे थे और एंजाइना का हम लोगों ने मोड ऑफ एक्शन देखा था कि एंजाइना में हमारी जो नाइट्रेट क्लास के ड्रग हैं, वो क्या करती हैं और कैसे काम करती हैं। मैकेनिज्म समझ के क्लासिफिकेशन किया तो बहुत ईज़ी हो गया। बढ़िया बेटा नेहा, यही तो चाहिए। यश, वो तो आज तक मुझे नहीं हो पाया यार। हाँ कृष्णा, क्लास के बाद। अभी नहीं, विनय, जनवरी में। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब नाइट्रेट की बात किया, नाइट्रेट का हम लोगों ने यूज़ देखा। यूज में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो नाइट्रेट हैं वो साइनाइड पॉइजनिंग में भी यूज की जाती हैं। चलो बेटा, सेमेस्टर चालू है तो उसके लिए तो उतना पता ही ना आपको कैसे करना है। ठीक है, सुबह में उठाऊंगा पीयूष, क्या परेशान हो, थोड़ा ठंडी और आने दो। बेटा आप लोगों ने बना रखा है विराज उसको ब्रेड ओरिएंटेड, और मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं ब्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, तो कोशिश करो जो पढ़ो उसको ब्रेन तक लेके जाओ, तब मजा आए। ठीक है, बढ़िया। मॉर्निंग क्लास होगी बेटा 20 दिसंबर के बाद। उमा बेटा रिवीजन नहीं किया कल? चलो, तो साइनाइड पॉइजनिंग में कैसे यूज होती है ना, ये सवाल आता है। पहली चीज तो यही कंफर्म कर दूं कि साइनाइड का आज तक किसी को टेस्ट ही नहीं पता है कि क्या टेस्ट होता है। क्यों? नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर साइनाइड का एक ठीक ठाक डोज, हैवी डोज ले लिया जाए तो पेशेंट बच नहीं पाता है, इसीलिए साइनाइड का टेस्ट नहीं पता है। बट फिर भी एज अ प्रोफाइलैक्टिकली हमारे जो नाइट्रेट हैं, और नाइट्रेट में भी जो शॉर्ट एक्टिंग है, जैसे सोडियम नाइट्राइट और एमिल नाइट्राइट की बात किया जाएगा, ये दोनों हमारी यहां पे यूज होती हैं। कैसे यूज होती हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। वैसे अगर थोड़ा सा आप जनरल फार्माकोलॉजी में जाओगे तो वहां पे हम लोगों ने एंटीडॉट पढ़ा था, और एंटीडॉट में पढ़ा था कि अगर साइनाइड ड्रग की पॉइजनिंग हुई है तो एमिल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट वहां पे दिया जाता है पेशेंट के लिए। ठीक है, अब देखो जरा इस पे याद करिएगा। हाँ जी, सो अब देखो होता क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन है, नॉन टॉक्सिक है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमारे हीमोग्लोबिन से साइनाइड आके जुड़ गया, साइनाइड क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अब जब हीमोग्लोबिन से साइनाइड आके जुड़ जाता है तो बनाता है साइनोग्लोबिन। क्या बनाता है? साइनोग्लोब हीमोग्लोबिन होता है, साइनो हीमोग्लोबिन बनाता है, साइनो हीमोग्लोबिन बनाता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि हीमोग्लोबिन से साइनाइड जुड़ चुका है। अब हीमोग्लोबिन किसी काम का नहीं रह गया है, वो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब इसकी वजह से पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को साइनाइड की पॉइजनिंग हो रही है तो हम उसको क्या देंगे, एमिल नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट दे देंगे, जिससे जो हमारी हीमोग्लोबिन जो फ्री थी वो फ्री नहीं रह जाएगी, और वो क्या बन जाएगी सर, वहां पे मेथिमोग्लोबिन बन जाएगा। अब जब हमारे हीमोग्लोबिन से नाइट्रेट जुड़ गया तो बन गया मेथिमोग्लोबिन। अब इस मेथिमोग्लोबिन में अगर साइनाइड आके जुड़ेगा तो बनेगा साइनोमेथिमोग्लोबिन, साइनो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, साइनोमेथिमोग्लोबिन बनेगा। और अगर सोडियम थायोसल्फेट दे दिया जाए तो ये हमारा जो साइनाइड है वो सोडियम थायोसाइनेट के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के साथ, और हीमोग्लोबिन हमारा बच जाएगा। यही तो हमें करना था कि हमें अपने हीमोग्लोबिन को सुरक्षित रखना है, और इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले एमिल नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट दे दिया, जिससे हमारा क्या हो गया, मेथिमोग्लोबिन बन गया। और अब कहोगे सर अगर मान लो ऑलरेडी साइनाइड की पॉइजनिंग हो रखी है तो हाँ, हमारा नाइट्रेट जो है वो हीमोग्लोबिन से साइनाइड को हटा के पहले खुद जुड़ जाएगा, मेथिमोग्लोबिन बनाएगा, फिर हमारा बनेगा साइनोमेथिमोग्लोबिन, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जो आईवी रूट से दिया जाएगा वो उसको सोडियम थायोसाइनेट के फॉर्म में यूरिन के थ्रू बाहर लेके चला जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि नाइट्रेट मींस एमिल नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्राइट विद सोडियम थायोसल्फेट आर द ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द साइनाइड पॉइजनिंग की बात कीजिएगा। हाँ जी, सो अब आओ फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पे देखो ट्रीटमेंट सिस्टम आपके सामने दिया गया है, 3 स्टेप की कहानी है। सबसे पहले आपका एमिल नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट जो आएगा वो साइनाइड पॉइजनिंग में यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा, हमने बोला जो नाइट्रेट है वो हमारे जब हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो बन जाएगा मेथिमोग्लोबिन बना। लो भैया मेथिमोग्लोबिन बन गया। अब ये जो मेथिमोग्लोबिन बनना उससे जुड़ा हमारा साइनाइड। अब जब मेथिमोग्लोबिन से साइनाइड जुड़ेगा तो क्या बनेगा, साइनोमेथिमोग्लोबिन बनेगा। अगर
साइनो हीमोग्लोबिन बनता तो वो खतरनाक ज्यादा था, लेकिन अगर यहां पे साइनोमेथिमोग्लोबिन बन गया वो खतरनाक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम सोडियम थायोसल्फेट देके हम उसको क्या कर लेंगे, उसको हम सोडियम थायोसाइनेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देंगे। वही कहानी यहां पे कही गई है, क्योंकि फ्री हीमोग्लोबिन अगर साइनाइड से जुड़ेगा तो ज्यादा खतरनाक है, एज कंपेयर टू द मेथिमोग्लोबिन हमारा उतना खतरनाक नहीं है। बस इतनी छोटी सी कहानी है, और इसीलिए कहा जाता है दैट यस नाइट्रेट आर यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। और कौन सा नाइट्रेट? ये वाले नाइट्रेट। हम लोगों ने पढ़ा है ना बेटा कि हमारा नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की बात किया जाता है, हाँ वो भी हमारा थोड़ा बहुत ये करता है। नहीं, सोडियम थायोसाइनेट हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है, उसका एक्सक्रीशन इजीली हो जाएगा। बस चलिए, अब जब हम लोगों ने कल ड्रग पढ़ी थी तो कौन कौन सी पढ़ी थी? KBC ऑन नाइट, पोटेशियम चैनल ओपनर निकोरॉन्डिल, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और हमारा लास्टली आता है नाइट्रेट। अदर क्लास तो अलग ही है। नाइट्रेट जो इस क्लास की मेजर ड्रग है जहीर बेटा, थोड़ा एक बार फिर से सुन लेना, आ जाएगा। और रही बात आनंद बाबू, मैकेनिज्म कल पढ़ाया था, कल वाला वीडियो एक बार देख लेना। किसका मैकेनिज्म नहीं बताया? किसका मैकेनिज्म नहीं बताया? नाइट्रेट का, नाइट्रेट का मैकेनिज्म नहीं बताया। किसका नहीं बताया था बच्चे? नाइट्रेट का मैकेनिज्म नहीं बताया था कि नाइट्रेट आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, यही नाइट्रिक ऑक्साइड सर हमारा सीजीएमपी बनाता है, और जो ये सीजीएमपी बनता है वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोराइलेटेड को डीफॉस्फोराइलेट बना देता है। चलो, डिफॉस्फोराइलेट कर देता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन हो जाता है। यही तो हमने पढ़ा था कि सर हमारा इसीलिए इसको हम इसमें प्रीलोड आफ्टर लोड दोनों को घटाने के लिए यूज करते हैं, और हमने बोला कि सर इसको एंजाइना पेक्टोरिस में, मायोकार्डियल इंफेक्शन में, सीएचएफ में, कॉलिक एडिसोफेगल स्पाज्म में, साइनाइड पॉइजनिंग में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में यूज करते हैं। बस ये वाला पॉइंट नया था, उसी को मैंने आपको यहां पे बताया कि साइनाइड पॉइजनिंग में हम कैसे यूज करते हैं। नहीं बेटा, इसका इरेक्शन में कोई फर्क नहीं होगा। अब चलूं आगे बीटा ब्लॉकर की तरफ। तो एएनएस तो पढ़ा ही है। अब अगर एएनएस पढ़ा है तो बीटा ब्लॉकर आप बता ही दोगे। खासतौर पर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की बात किया जाएगा। प्रोप्रानोलॉल है, एटिनोलॉल है, मेटोप्रोलॉल है, हाँ उनकी बात करेंगे। इनका काम मैंने क्या बोला था? सर ये जो ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा है ना, हार्ट रेट जो बढ़ा हुआ है ना, उसको घटाएंगे। जरा एक बात बताओ, बीटा ब्लॉकर हैव स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड यूजफुल मेनली इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजाइना। एंजाइनल अटैक आने से बचाने में इनका ज्यादा रोल है। क्यों? हमने क्या बोला था? एंजाइना कब होता है? जब हमारा ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड में डिफरेंस हो जाता है। तो यहां पे अब नॉर्मली क्या होता है? ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है, कार्डियक वर्क हमारा डिक्रीज होता है। हमारा यहाँ पे टारगेट यही है कि सर जो हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन है उनको घटाओ, ऑक्सीजन कंजम्पशन घटाओ, कार्डियक वर्क घटाओ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड कम हो और पेशेंट को आराम मिले। कार्डियो सेलेक्टिव के लिए ईएमबीए बोला था ना, स्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल एंड एटिनोलॉल, एसिबिटोलॉल की बात किया जाएगा। नहीं पढ़े हो ये? तुम लोग पढ़े सब हो, ये जो भी लगातार तुम लोगों का चल रहा है ना, सर कैसे मैनेज करें, सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सबसे पहली चीज तो बच्चों ना तुम्हें अपने आप से जीतना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने आप से जीतना पड़ेगा। ये किसी पे एक छोटी सी राइम याद आता है मुझे। नहीं, बर्डन नहीं है, बर्डन तुम बना रहे हो। ठीक, बस एक लाइन तुम याद रखना, गीता में कहा कृष्ण ने अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप ही। आपको कोई और नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद नहीं हारोगे। तो लाइन यही है, से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप ही। आपको कोई और नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद नहीं हारोगे। तो लाइन यही है कि गीता में कहा कृष्ण ने अर्जुन से बस यही, अपनी लड़ाई जीतनी है अपने आप ही। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या हम हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा कि हम हार जाएंगे, किस्मत मगर अपनी आजमा के जाएंगे। अरे यार, टाइम सबके पास वही 24 घंटा है। मैं फिर कहता हूं, सबके पास वही 24 घंटा है, सबका सेमेस्टर है, सबका सेशनल है। बच्चों अपने आप को ना बांधो मत, सीमित मत करो। मैं कहता हूं एक मिनट भी अगर तुम्हें बच रहा है ना, उसका यूज करो, उसको यूटिलाइज करो, कि ये मान के चलना कि शायद ये एक मिनट का पढ़ा हुआ मेरा कंटेंट मेरा एक क्वेश्चन बना के मेरा चला जाए। अब कहते हो सर सेमेस्टर आ रहा है, सेशनल आ रहा है। अच्छा, तुम 24 घंटे सेमेस्टर और सेशनल के लिए पढ़ते हो? बेवकूफ किसी और को बनाना, मैं भी तुम्हारी जगह से ही यहां आया हूं।
तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर है, कितना जीपैट सेमेस्टर और ये सारी चीजें हैं, कल एक वीडियो में बात करूंगा, कल इसी के लिए तुम लोगों के लिए एक वीडियो आऊंगा, ठीक है। चलो इधर आओ कि बीटा ब्लॉकर हमने बोला ये हार्ट रेट घटाते हैं, हार्ट रेट घटेगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन घटेगा, और ऑक्सीजन कंजम्पशन घटेगा तो कार्डियक वर्क घटेगा, सर ऑक्सीजन डिमांड घटेगी। बस इतना ही तो कहानी है। और ऑक्सीजन डिमांड घटा, अपने आप पेन कम हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको बोला कि सर यार इसको प्रोफाइलैक्टिक यूज ज्यादा अच्छा करना है, प्रोफाइलैक्टिकली इसको यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। करेक्ट? हाँ जी। सो दे डिक्रीज द टोटल कोरोनरी ब्लड फ्लो, मतलब जो ब्लॉकेज हुआ है, जो डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था, उस पे काम किया जाएगा। ठीक है। सो बीटा ब्लॉकर आर द ओनली एंटी एंजाइनल ड्रग दैट डिक्रीजेस मोर्टेलिटी। अब देखो हमने बोला अगर ये हार्ट रेट घटाएगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन घटाएगा, कार्डियक वर्क घटाएगा, तो सर इसको लेने की वजह से क्या है, सर डेथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर वो जो मोर्टेलिटी हाई था ना, वो मोर्टेलिटी रेट घटा देते हैं इन केस ऑफ द एंजाइना की बात किया जाता है, सुरक्षा की बात की जा रही है। सो इसीलिए बोला गया इट डिक्रीजेस द मोर्टेलिटी इन द पेशेंट विद द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आता है पेशेंट को, उसमें ये प्रोफाइलैक्टिकली काम करता है। तो सिंपल, बीटा ब्लॉकर ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द हार्ट, डिक्रीजेस हार्ट रेट, डिक्रीजेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीजेस कार्डियक वर्क एंड डिक्रीजेस द ऑक्सीजन कंजम्पशन। यही है इसकी कहानी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, खूब अच्छे से आपने इसको पढ़ा है और कई बार पढ़ा है। एएनएस से लेकर यहां तक बीटा ब्लॉकर चलता जा रहा है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या नया है? क्या नया है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या बोला? कैल्शियम अंदर मत आने दो, कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। अगर मैं इसमें पिक्चर है कि नहीं? हाँ है। हमने बोला कैल्शियम आता है तभी तो हमारा मायोसिन लाइट चेन काइनेज का एक्टिवेशन कराता है, एक्टिन प्रोटीन से जुड़ के कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब अगर हमने यहाँ पे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉक, कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। अभी पढ़ा था ना वैसोस्पाज्मिक एंजाइना, सर वैसोस्पाज्मिक एंजाइना में इसका ज्यादा अच्छा रोल हो जाता है। अब एक इसी को थोड़ा सा दूसरे एंगल पे लेना, यही हमारा जो बीटा ब्लॉकर था ना, ये वेरिएंट एंजाइना के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, हमारा क्लासिकल एंजाइना के लिए अच्छा है, क्योंकि वेरिएंट ये जो हमारा प्रिज्मेटल एंजाइना है, ये वैसोस्पाज्मिक एंजाइना है, वहां पे सर क्या हुआ है, ऑलरेडी हमारा आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी है। तो ब्लॉकेड वाले के केस के लिए अच्छा है, दूसरे के लिए नहीं है। सर अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे भाई तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन कब चाहिए था? ये कौन पूछा एमएलसी के क्या है? डंडा लेके आऊंगा बेटा, ध्यान रखना साक्षी। तुम्हें मायोसिन, एक्टिन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पहली बार सुना है ना तुमने मेरे मुंह से? चलिए, अब बेसिक चीजें ये सब आपने पढ़ा है। कितनी बार बात किया हूं कि सर वेरेपामिल का मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या आता है? कॉन्स्टिपेशन एंड एंकल एडिमा। अभी आगे अरिथमिया पढ़ोगे, ध्यान से सुनना। अभी आप आगे अरिथमिया पढ़ोगे, अरिथमिया में कहा जाता है कि हमारा डाइहाइड्रोपिरिडीन क्लास की ड्रग अरिथमिया में यूज नहीं होती है। क्यों नहीं यूज होती है? क्योंकि सर जो डाइहाइड्रोपिरिडीन है वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करती है। अब अगर जो ड्रग खुद टैकीकार्डिया कर रही है, क्या उसको मैं अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकता हूं? किसी एंगल से नहीं यूज करता हूं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर इसको हम अरिथमिया में नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन एंजाइना में इसको यूज करेंगे और कोशिश किया जाएगा बीटा ब्लॉकर के साथ देने के लिए। जैसे उसी डाइहाइड्रोपिरिडीन में जो हमारी निफेडिपिन आती है, वो हाइपरग्लाइसीमिया करती है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन घटाती है। तो सर डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है डाइहाइड्रोपिरिडीन, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे काम करता है स्मूथ मसल्स में? सर वही कहानी है कि जो हार्ट है तो एल टाइप हमारा कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक किया, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी, कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, तो कैल्शियम जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को हमारा एक्टिन से जोड़ के कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कपलिंग नहीं होगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिन से जुड़ के कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। बस इतनी छोटी सी कहानी है, और इस कहानी में कुछ है ही नहीं है जिसमें मुझे आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत हो। अब ये सब मत देखना, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह बात की बात है, उधर नहीं जा रहा हूं, उस पर भी जाऊंगा अलग से। नेक्स्ट, पोटेशियम चैनल ओपनर। और पहला सवाल यहां पे कि सर यहां हम पोटेशियम चैनल ओपनर क्यों यूज कर रहे हैं? सर ऑल डाइहाइड्रोपिरिडिन नहीं, केवल निफेडिपिन, केवल निफेडिपिन है जो इंसुलिन सिक्रीशन घटाती है। हां, ऑल डाइहाइड्रोपिरिडिन कैन कॉजेस द रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, सो नॉट यूज इन द अरिथमिया केसेस। डेल्टियाजम यूज करो ना, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम चैनल ओपनर, अब आप कहोगे सर हम लोगों ने डाइऑक्साइड, मिनॉक्सिडिल, निकोरांडिल सब पढ़ा है, लेकिन अब ये लाइन पहली दिमाग में बैठा लेना, साफ साफ लिख दिया हूं इसलिए, दैट मिनॉक्सिडिल एंड डाइऑक्साइड आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। हमने वहां पढ़ा है, एमडीएच पढ़ा है, बट निकोरांडिल यूज्ड इन एंजाइना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों मेरी पोटेशियम चैनल ओपनर नहीं है, लेकिन अगर एंजाइना में पोटेशियम चैनल ओपनर की बात किया जाएगा तो सिर्फ निकोरांडिल आएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर क्यों? आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों, मिनॉक्सिडिल या डाइऑक्साइड यहां क्यों नहीं करेंगे? तो सर उसका एक रीजन है। हम बात किसकी कर रहे हैं? कोरोनरी आर्टरी की। लेकिन जब हम मिनॉक्सिडिल और डाइऑक्साइड पे जाएंगे तो ये हमारे पूरे हार्ट पे काम करेगी, एडवर्स एक्शन ज्यादा देगी। तो इसलिए निकोरांडिल की बात करिएगा, सिंपल क्या करेगा? पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा। अब पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, जिससे हमारा क्या इफ्लक्स, इनफ्लक्स होगा। पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा, जिससे क्या होगा? हाइपरपोलराइजेशन। अब हाइपरपोलराइजेशन यानी ऑब्वियस सी बात है वेनोडाइलेशन एंड आर्ट्रियोडाइलेशन। अब अगर वेनोडाइलेशन हुआ तो प्रीलोड घटेगा, आर्ट्रियोडाइलेशन हुआ तो आफ्टरलोड घटेगा। सर ये दोनों जगह काम करेगी। हाँ, एंकल जॉइंट में स्वेलिंग की बात हो रही है, एंकल एडिमा। बेसिक सी कहानी है कि सर पोटेशियम बाहर जाता है, रिपोलराइजेशन कराता है, पोटेशियम अंदर आता है, हाइपरपोलराइजेशन कराता है, और हाइपरपोलराइजेशन मतलब डायलेशन कराएगा। दैट्स ऑल।
चलिए, नहीं डिपेंडेंट होगा यार, क्या लिखा है? अच्छा, डिपेंडेंट। अरे ठीक है यार, थोड़ी बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, देख लिया करो। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट है ना बेटा, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन। यहां तक तो ठीक है, ये तो केबीसी की बात चल गई, नाइट की बात चल गई। अब आता है कुछ न्यूअर ड्रग। अब आप मुझे बताना, दो तीन ड्रग के पहले मैं नाम क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले एस्पिरिन से शुरुआत करते हैं। अब आप बताइए कि अगर एस्पिरिन दिया गया एंजाइना के पेशेंट को तो क्यों दिया गया? पोटेशियम इन्फ्लक्स तो डिपोलराइजेशन कॉज करेगा। नहीं मेरे बच्चे, सोडियम इन्फ्लक्स डिपोलराइजेशन करता है। उसको बेटा इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स कर लीजिए। हाँ जी, अभी हमने बात किया कि सर एस्पिरिन इनहिबिट थ्रोम्बोक्सेन, और अगर थ्रोम्बोक्सेन इनहिबिट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा ब्लड थिन होगा, और ब्लड थिन होने की वजह से जो थोड़ा सा रास्ता है ना, उससे हमारा ब्लड पहुंच जाएगा, तो एस्पिरिन काम करेगा। अच्छा, यहां पे दो ड्रग और आएंगे जो आगे हम ब्लड में पढ़ेंगे, दैट इज एंटीप्लेटलेट क्लास की ड्रग। सुनो ध्यान से, इसको भी यहां नहीं पढ़ाऊंगा इसीलिए, ये भी पूरी क्लास ही आएगी एंटीप्लेटलेट क्लास की ड्रग। इसमें दो ड्रग हम पढ़ेंगे, एक आती है डाइपिरिडामोल, यहां नहीं पढ़ाऊंगा वहीं पढ़ाऊंगा, डाइपिरिडामोल एंड टिक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रिल, ये सब हमारी क्या है? एंटी प्लेटलेट ड्रग है। क्लोपिडोग्रिल, ये सब एंटी प्लेटलेट ड्रग है। अब ये क्या करेंगे? अब देखो, इन्होंने क्या किया था? थ्रोम्बोक्सेन को इनहिबिट करके ब्लड को थिन किया था, लेकिन ये वाली जो ड्रग है ना, ये ब्लड थिन नहीं करेंगे, ये ब्लड में जो प्लेटलेट है जिनका एग्रीगेशन होता है उनको दूर दूर कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी। सो एंटी प्लेटलेट, तब भी हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ये एंटी प्लेटलेट क्लास की ड्रग है। तो ये तीनों ड्रग तो आपके लिए नसाइड में आपने इसको पढ़ा है और इसको एंटी प्लेटलेट में पढ़ोगे, लेकिन अभी दो ड्रग आपके साथ आ रही है। कौन सी? इवाब्रेडिन एंड रेनोलाजिन, ये दो ड्रग आ रही हैं, इवाब्रेडिन एंड रेनोलाजिन। सर टेस्ट में क्वेश्चन था एंजाइना का निकोरांडिल नाइट्रेट, लेकिन अभी दो ड्रग आपके साथ आ रही हैं। कौन सी? इवाब्रेडिन एंड रेनोलाजिन, ये दो ड्रग आ रही हैं, इवाब्रेडिन एंड रेनोलाजिन। सर टेस्ट में क्वेश्चन था एंजाइना का निकोरांडिल नाइट्रिक ऑक्साइड, नहीं बेटा। हाँ जी, ब्लड जो थिन होगा वो पूरा बॉडी, हाँ पूरे बॉडी का होगा बेटा, नहीं केवल हार्ट की बात मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है, पूरे बॉडी का होगा। अब अच्छा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये भी यूज किया जाएगा। क्यों सर? जो बीच में थ्रोम्बाई हुआ है ना, हाँ थ्रोम्बाई को ब्रेक करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज आएंगे, वो भी यूज किए जाएंगे। चलो चलिए आइए, अब देखो पहली क्लास आई क्या? डाइपिरिडामोल, नाम खाली देखना। डाइपिरिडामोल पावरफुल कोरोनरी डायलेटर, इंक्रीजेस द टोटल कोरोनरी ब्लड फ्लो। कैसे? दे इनहिबिट द ब्लड प्लेटलेट कोआगुलेशन, पहला। और दूसरा, डाइपिरिडामोल के दो एक्शन होते हैं, एक तो ये सीएमपी को एनहांस करता है और एडिनोसिन को बढ़ा के जो एडिनोसिन है उसका डिग्रेडेशन घटाएगा, एडिनोसिन सीएमपी बढ़ेगा, वहां पे हमारा डायलेशन होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बोला इसको यहां नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना पढ़ो, डाइपिरिडामोल एंटी प्लेटलेट ड्रग, बस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा। दो ड्रग फोकस करो, रेनोलाजिन एंड इवाब्रेडिन। रेनोलाजिन क्या है? न्यूअर ड्रग है, पहली कहानी। कैसे काम करती है? दो वर्ड देख लो, लेट सोडियम करंट और फनी करंट। अब ये क्या है सर? रेनोलाजिन इनहिबिट द लेट सोडियम करंट, ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। रेनोलाजिन इनहिबिट लेट सोडियम करंट इन द हार्ट। लेट सोडियम करंट क्या होता है? जब आप लोगों ने डीपोलराइजेशन पढ़ा है तो पहले हमारा क्या होता है? ये पढ़ा है ना? तो जब हमने बात किया था कि हमारा सोडियम की एंट्री शुरू होती है, सोडियम की एंट्री होती है जीरो तक जाता है, जीरो के बाद कुछ ओवरफ्लो होकर चले जाते हैं जो हमारा इसको +20 तक लेके जाते हैं, और जो वो +20 तक लेके जाते हैं ना, +20 तक लेके जाते हैं ना, जो लेट सोडियम आता है ना, उसको इनहिबिट करते हैं। इससे क्या होगा? अब आपको पता है कि जितना हमारा सोडियम आएगा ज्यादा, उतना ज्यादा कैल्शियम आएगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा कैल्शियम आएगा। सो इनहिबिट लेट सोडियम करंट इन द हार्ट विद इनडायरेक्टली फैसिलिटेटिंग कैल्शियम आयन एंट्री थ्रू द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज। क्रॉनिक एंजाइना की आज की डेट पे हमारी फर्स्ट लाइन एजेंट है। इसका हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है, ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं है। मेनली अगर बात किया जाएगा तो इसका इफेक्ट कहां पे है सर? इनहिबिशन ऑफ द लेट सोडियम करंट, जिससे हमारा हार्ट रेट पे फर्क नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर पे फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था उसको रिलैक्सेशन करेगा। हाँ जी, एंट्री सिर्फ आप इतना कह सकते हो कि जो सोडियम आयन लीक होके आता है ना, लीकेज वाला जो सोडियम आयन आता है, जो आगे चल के फर्दर हमारा कैल्शियम ज्यादा लाके कॉन्ट्रैक्शन कराता है, उस पे काम करेगा। जबकि जो हमारा ये इवाब्रेडिन है सर, ये एसए नोड के पास काम करता है, और एसए नोड के पास हमारा होता है एक फनी करंट। हाँ जी, रुको रुको अभी आता हूं, दोनों को फिर से रख दूंगा, पहले पढ़ लो। इवाब्रेडिन इट ब्लॉक द पेसमेकर, एसए नोड मैंने बोला, एसए नोड पेसमेकर, और एसए नोड के पास एक हमारा चैनल होता है जिसको बोलते हैं एफ चैनल या फनी कटायन चैनल बोला जाता है। नॉर्मली ये अर्ली पार्ट में ओपन लो होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता है। अब इसीलिए बोला जाता है इवाब्रेडिन ब्लॉक द फनी करंट, बस ये हमारा फनी करंट को ब्लॉक करता है। जैसे रेनोलाजिन लेट सोडियम करंट को ब्लॉक करता है, ये हमारा फनी करंट को ब्लॉक करता है। अब सर लेट क्यों है, फनी क्यों है, फनी चैनल करता क्या है? थोड़ा सा ऐसे नोटिए और हार्ट की कहानी समझो। हमारी ये सपोज मायोकार्डियम है, चलो मुझे बताइएगा, आंसर यहां से आपको आएगा। हमारी जो कार्डियक मसल्स है, जो कार्डियक सेल्स हैं, उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है सर? -90 मिली वोल्ट होता है, होता है।
अब क्या होता है सर, सोडियम आने लग जाता है। सोडियम आता है तो सर -90 जो है ना, -90 से ये 0 की तरफ आने लग जाता है। अब 0 पे आके मेन सोडियम चैनल बंद हो गया। ध्यान से देखो, नहीं फिर सुनो, हार्ट की सेल्स में -90 मिलीवोल्ट है, बाकी स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स में -70 मिलीवोल्ट है, दोनों अलग है, इसलिए लिखा है, अलग कर लो। अब देखो, तो -90 मिलीवोल्ट हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सोडियम अंदर आने लग जाता है। सोडियम अंदर आता है सर, हमारा डिपोलराइजेशन होने लग जाता है, और ये सोडियम कब तक आता है, जब तक हमारा जो पोटेंशियल है वो 0 पे ना आ जाए। डिपोलराइजेशन हो रहा है, अब 0 पे जैसे आया हमारा चैनल बंद। लेकिन सर ये चैनल इतना जल्दी बंद नहीं होता है, तो कुछ सोडियम, मतलब कहते हैं ना बिन बुलाए बाराती, कुछ सोडियम हमारा इस चैनल के बंद होते होते अंदर चले आते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो करंट है वो +20 तक चला जाता है। यही जो सोडियम आया, लेट सोडियम करंट, लेट में जो सोडियम आया उसने हमारा क्या किया है, कैल्शियम आयन को लाके कॉन्ट्रैक्शन कराया था, तो इस पे काम करती है। इसलिए हमने बोला फर्स्ट लाइन ड्रग है हमारी किसके लिए सर, वैसोस्पास्टिक या वेरिएंट एंजाइना के लिए। लेट, ये तो इसकी कहानी हुई। तो सर हमारा एक और वर्ड भी यहाँ पे लगा था, क्या सर आया था वर्ड हमारा कौन सा, दैट इज द फनी करंट। अब ये फनी करंट क्या है, अब देखिए जो हमारा एसए नोड है बच्चों, एसए नोड में आपको पता है इक्टोपिक फोकाई होते हैं। अरे +30 कर लेना, कोई बात नहीं, चलेगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सर एसए नोड पे क्या होता है, डिपोलराइजेशन शुरू होता है। अरे भाई तुम +30 कर लो, मतलब समझ में आया कि नहीं कि लेट सोडियम करंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इंपल्स जनरेट होता है एसए नोड से एबी नोड से बंडल ऑफ फेस, देन हमारे प्रोटीन से फाइबर्स की तरफ जाता है, ये तो होता है। लेकिन ये जो हमारा एसए नोड है, यहाँ पे तो इंपल्स जनरेट होता है, किसकी वजह से होता है सर, ऑब्वियसली इंपल्स जनरेट करने के लिए हमारा सोडियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल है। मेन सोडियम चैनल ओपन होगा, उससे हमारा इंपल्स जनरेट होता है। लेकिन सर इसी के साथ में एक और सोडियम चैनल होता है जिसको एफ चैनल बोलते हैं, उससे भी सोडियम आता है। तो ये जो हमारी ड्रग है वो उस एफ चैनल को बंद करेगी। इससे क्या होगा सर, इससे जो हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा था ना वो घट जाएगा, जो डिपोलराइजेशन जल्दी हो रहा था उसको बंद कर देंगे। फनी करंट बनता कैसे, हार्ट में। देखो अब कोई कहानी, अब आप ये कहोगे सर हमारा हार्ट धड़का कैसे है, ऑब्वियसली बात है, इंपल्स का सारा खेल है, सारा एक रिदम में चलता है, तभी तो ये ऑटोनॉमस है, उसी की कहानी है। सो इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेडिकार्डिया एजेंट, क्योंकि मैंने बोला ये हार्ट रेट घटाता है। सो डिक्रीज हार्ट रेट विदाउट कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्शन, ना कंडक्शन पे कोई काम करेगा ना कॉन्ट्रैक्शन पे, केवल क्या काम किया है, हार्ट रेट जो बढ़ी हुई थी उनको घटाता है। सो हाँ, सीएचएफ में भी हम रेनोलाजिन की बात करते हैं कि रेनोलाजिन हमारा सीएचएफ में भी यूज किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन जो काम के हैं। अभी मत पूछना कोई सर एसए नोड क्या है, एबी नोड क्या है, बंडल ऑफिस क्या है, पुरकिंजे फाइबर क्या है, दुनिया में बिल्कुल नहीं आएंगे, वहां पे नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहां पे कहानियां अलग होगी। पहले इधर आओ, ड्रग इंटरेक्शन। अब छोटे छोटे ड्रग इंटरेक्शन आपसे कर लेता हूं। पहला, नाइट्रेट क्या कर रहा है, वेनोडाइलेशन कर रहा है ना। अब अगर उसी नाइट्रेट के साथ में, मैंने पीछे भी पढ़ाया था आपको कि फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर दे दिया जाए। ये जो फास्फोडाइस्ट्रेज 5 एंजाइम है, ये किसका मेटाबॉलिज्म कराने के लिए था, सीजीएमपी। फास्फोडाइस्ट्रेज, पिछली क्लास में यही पढ़ाया था कि फास्फोडाइस्ट्रेज 3 मेनली रिस्पांसिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ सीएमपी एंड फास्फोडाइस्ट्रेज 5 मेनली रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ सीजीएमपी। आपको पता है सीजीएमपी क्या करता है, वैसे वैसोडाइलेशन करता है। सीजीएमपी आया कहां से था सर, सीजीएमपी नाइट्रिक ऑक्साइड से आया था। अब सीजीएमपी आया नाइट्रिक ऑक्साइड से, वैसोडाइलेशन कर रहा था, साथ में पता चला कि हमने फास्फोडाइस्ट्रेज 5 यानी सिल्डेनाफिल एंड टेडेलाफिल दे दिया, जो फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर है। अब अगर मैंने फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर दे दिया तो क्या हुआ, सीजीएमपी का मेटाबॉलिज्म घट गया। अब अगर सीजीएमपी का मेटाबॉलिज्म घटा, सीजीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो वैसोडाइलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर वैसोडाइलेशन ज्यादा बढ़ेगा तो बीपी के चांसेस हैं कि वो ज्यादा घट जाए, हो सकता है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि नाइट्रेट और सिल्डेनाफिल को साथ में नहीं देना चाहिए, अदरवाइज वो कहानी होगी कि एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा। भैया एक तो हमारा नाइट्रेट वेनोडाइलेशन या वैसोडाइलेशन कर ही रहा था, फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर और ज्यादा वैसोडाइलेशन कर देगा, सो चांसेस ऑफ द सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगा। अब लाइन पढ़ना, sildenafil and nitrate. Nitrate potentiate the vasodilator action of the nitrate, so it can cause sometimes sudden death. Sildenafil, these are the phosphodiesterase 5 inhibitor, causes the dangerous potentiation of the nitrate action, क्योंकि हाइपोटेंशन ज्यादा हो जाएगा। So nitrate हमारा क्या है, CGMP प्रोड्यूस कर रहा है और phosphodiesterase 5 उसका मेटाबॉलिज्म कर रहा था। सर नहीं, phosphodiesterase 3 से हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सर नाइट्रेट और सिल्डेनाफिल अगर साथ में दे दिया जाएगा तो सीवियर हाइपोटेंशन होगा। ये ड्रग इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट पूछा गया कई बार। दूसरा, सर अगर अल्कोहल के साथ नाइट्रेट ले, तो वही कहानी फिर आएगी। अल्कोहल भी शुरुआत में, देखो अल्कोहल क्या है, मल्टी टैलेंटेड है। स्मॉल डोज में अल्कोहल हाइपरटेंशन करता है और लार्ज डोज में हाइपोटेंशन करता है। तो अगर अल्कोहल ज्यादा ले लिया गया तो हाइपोटेंशन करेगा, नाइट्रेट भी हाइपोटेंशन कर रहा है, तो दोनों मिलकर क्या कर देंगे, सीवियर हाइपोटेंशन। अल्कोहल को पढ़ेंगे, वही वाली दुख दर्द वाली कहानी कि शुरुआत में क्या होता है, दुख होता है। शुरुआत में अरे तेरा भाई है ये वो, बोल कौन तुझे परेशान कर रहा है, उसकी ऐसी उसकी तैसी, ये कर देंगे वो कर देंगे, और 4 पैक डाउन होने के बाद भाई उसने मुझे छोड़ दिया, मतलब सारा दुख दर्द बाहर आ जाता है। वही वाली कहानी है कि भाई डोज डिपेंडेंट एक्शन है, शुरुआत में तो एकदम एक्साइटमेंट और उसके बाद किसी नाली में पड़े हुए मिलेंगे, वही ना, डोज डिपेंडेंट एक्शन। तो खैर, लेकिन ओवरऑल हाइपोटेंशन करेगा तो साथ में नहीं लेंगे। फिर नाइट्रेट एंड बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के साथ क्या है, अब अभी हमने ये बात किया कि बीटा ब्लॉकर के साथ अगर नाइट्रेट ले लेंगे तो क्या होगा, इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस। हाँ, इनका एक्शन बढ़ जाएगा, इनका एक्शन बढ़ जाएगा, डेथ के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन एडवर्स इफेक्ट भी बढ़ जाते हैं साथ में लेने पे। सर सिल्डेनाफिल एंड अल्कोहल भी कॉज करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे सिमिन, सर लेट सोडियम करंट एंड फनी सोडियम कॉन्सेप्ट अगेंस्ट, अरे जहीर बेटा बस इतना, उसमें मत जाओ, कॉन्सेप्ट में मत जाओ, उसके सिर्फ इतना याद रखना, इवाब्रेडिन इनहिबिट लेट सोडियम करंट, रेनोलाजिन इनहिबिट द फनी करंट। क्यों सर, क्यों फोड़ रहे हो, जब हमारा सिंपल से काम चलेगा तो रश्मि जितना बोल रहा हूं उतना उतना चल सकते हो। हाँ, एडवर्स इफेक्ट हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा ना, इसलिए बोले तभी शुरुआत नहीं बोले थे कि बीटा ब्लॉकर को अगर नाइट्रेट के साथ लोगे तो ज्यादा अच्छा एक्शन मिलेगा। अच्छा मैंने बोला एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होगा, एडवर्स इफेक्ट कम होगा, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। चलिए, अभी आप कल परेशान थे, क्या कॉज करेंगे, अरे एडवर्स इफेक्ट कम करेंगे, मोर्टेलिटी रेट, डेथ कम करेंगे। बोला था कि बीटा ब्लॉकर को नाइट्रेट के साथ ले लोगे तो डेथ रेट घट जाता है। कल आप लोग एक बहुत
तो बेसिक सी चीज में परेशान थे। हाँ भैया भगवान बाबू मैं उल्टा बोल गया, मेरी जबान है, काट लो मालिक, निकाल लो, गलती हो गई, चमड़े की जबान है, फिसल गई, अभी तुम पढ़ लोगे? चलिए मतलब अच्छा है, हाँ, बवाल मचा देगा। कल आप लोग परेशान थे हार्ट अटैक में, सर एंजाइना और हार्ट अटैक एक ही है क्या? नहीं, एक ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? यही सारी कहानी तो होती है कि पता चला रात में सोए और सुबह उठे, उठे ही नहीं। ये तुमने सुना है ना? तो क्या कहानी है? थोड़ा-सा अंतर है। अंतर क्या है? अब बहुत बेसिक सा अंतर समझ लो, ठीक है नहीं कराऊँगा, परेशान मत हो। एंजाइना में क्या हुआ था कि हमारा ब्लड सप्लाई कम हुआ था, कम हुआ था। ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ था, तो उससे पेन हुआ था। अब ज़रा इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि वो जो सप्लाई कम हुआ था, वो पूरी तरह बंद हो जाए। कोरोनरी आर्टरी पूरी ब्लॉक हो जाए। हार्ट की मसल्स को ब्लड जाए ही नहीं, ऑक्सीजन जाए ही नहीं। तो हार्ट की मसल्स डैमेज होंगी, इंजरी होगी, और जो मसल्स डैमेज होगी या इंजरी होगी, अब यार हार्ट की मसल्स काम ही नहीं कर रही हैं, तो काहे का इंसान और काहे की कहानी? हमने बोला एंजाइना वाले में पेन होगा, पेशेंट को पता चल जाएगा, कहते हैं ना कि हाँ, पेन हुआ था। करेक्ट? तो यहाँ पे फुल इस्केमिक कंडीशन आएगी, बस इतनी ही कहानी है। मायोकार्डियल इंफेक्शन इज कॉमनली नोन एज द हार्ट अटैक। हाँ, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? इट हैपेंस व्हेन ब्लड स्टॉप फ्लोइंग प्रॉपर्ली टू द पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट की मसल्स को हमारा ब्लड जा ही नहीं रहा, ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा। अब अगर ऑक्सीजन जा रहा है ना ब्लड जा रहा है, हाइपोक्सिया इस्केमिक कंडीशन आ गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट की मसल्स इंजर्ड होंगी, डैमेज होंगी, जिनकी वजह से पेशेंट निकल लेंगे। सो यूजुअली दिस इज हैपन बिकॉज़ वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट डेवलप ब्लॉकेज ड्यू टू एन अनस्टेबल बिल्डअप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। इसलिए कहा जाता है ना कि जब ये हमारी कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है, तब क्या किया जाता है? सर एंजियोग्राफी किया जाता है। और एंजियोग्राफी में क्या करते हैं? एंजियोग्राफी में क्या करते हैं? सर वो जो ब्लॉकेज है ना, उस ब्लॉकेज को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, वो हार्ट अटैक के लिए सबसे अच्छा आता है। बस इतनी ही कहानी है, इसमें और कुछ नहीं है। फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस काफी हद तक सेम होते हैं, लेकिन कहीं-कहीं अलग होते हैं, तो आप मान के चलो कि दोनों सेम है। सिल्डेनाफिल और अल्कोहल क्या कॉज़ करेंगे? बेटा सिल्डेनाफिल और अल्कोहल नहीं, अगर सिल्डेनाफिल के साथ में आप नाइट्रेट लोगे तो सीवियर हाइपोटेंशन होगा। वैसे ही अल्कोहल अगर आप नाइट्रेट के साथ लोगे तो भी सीवियर हाइपोटेंशन होगा। अरे इम्प्लांट वगैरह सुने होंगे यार, एंजियोग्राफी वगैरह, बाईपास सर्जरी सुने होंगे, कुछ तो सुने होंगे। जी। जी, वही बाईपास सर्जरी है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? यही बेटा हार्ट अटैक ही है। ठीक? चलो, तो आज के सेशन में यहीं तक। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में अरिथमिया के साथ। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। आज की क्लास यहीं तक।